नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्दों का, यानी कि वह कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा, उनके एग्जाम्पल, सभी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक होता है आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इनकी एक एक कर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम। तत्सम का अर्थ क्या होता है? अर्थात तत् प्लस सम, यानी कि जो तत्सम है वह तत् प्लस सम से मिलकर बना होता है। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा उसके समान। किसके समान? देखो आगे, जो शब्द जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और आज भी जो के त्यों प्रचलित है वे कहलाते हैं आपके तत्सम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो शब्द संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में क्या हो गए, प्रचलित हो गए हैं और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वह होते हैं आपके तत्सम शब्द। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या हो गया आपका? ये होगा आपका तत्सम। और ईर्षा ये होगा तद्भव। ओष्ठ, ओष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? होठ, या फिर आप इसको ओठ भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें से आधा सा जो होता है उसका लोप हो जाता है। अश्रु, अश्रु आपका तत्सम है और आंसू जो है आपका तद्भव है। इन सभी के हम ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण और इनकी परिभाषा ही देखेंगे। नेक्स्ट है आपका तद्भव। तद्भव का मतलब होता है, तत् मतलब उससे, होना अर्थात संस्कृत शब्दों का विकृत होकर बने शब्द। यानी कहने का मतलब है ये है कि तत्सम वह होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो गए हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन ना हुआ हो। और तद्भव वह होते हैं जो संस्कृत से विकृत हो गए, थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे कर्पूर, ये तो हो गया आपका तत्सम, और उसका कपूर क्या हो जाएगा? तद्भव। हस्त, हस्त क्या है आपका? तत्सम, और हाथ क्या है आपका? तद्भव। इसी तरह कुछ और उदाहरण मैं बोलता हूँ, समझने का प्रयास करना। जैसे कि मैंने बोला कंटक। कंटक क्या होता है आपका? तत्सम है, और इसका आपका जो तद्भव होगा वह हो जाएगा आपका कांटा। कर्म क्या है? तत्सम, और उसका जो तद्भव होगा वह हो जाएगा काम। इस तरह से हम बहुत से उदाहरण देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर इनकी डेफिनेशन और कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आएगा आपका देशज। देशज क्या होते हैं? जो देश में जन्मा हो, मतलब देश प्लस जा। देश मतलब देश, जा मतलब जन्मा, यानी कि जो देश में जन्मा है वह देशज या देशी कहलाता है। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। यानी कि इनका कोई व्यापक क्षेत्र नहीं होता है, एक सीमित क्षेत्र में ही यह बोले जाते हैं। हो सकता है कि जो हम हमारे क्षेत्र में बोलते हैं उसे दूसरे क्षेत्र में और कुछ नाम से बोला जाता है, उन्हें ही देशज कहा जाता है। यानी कि जो व्यापक रूप से प्रचलित नहीं होते हैं उन्हें देशज या देसी कहते हैं। कुछ उदाहरण जैसे थैला, जूता, खिड़की, डिबिया आदि, इस तरह के जो शब्द होंगे, यानी कि जो हम अपने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं और जिनका वर्चस्व सिर्फ क्षेत्रीय जो सीमित क्षेत्र तक ही होता है वह होते देशज। लेकिन जो तद्भव होते हैं उन्हें भी हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। और तत्सम का क्या होता है? जो संस्कृत शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका विदेशज या विदेशी, इन्हें आगत भी क्या कहा जाता है? विदेश प्लस जा मतलब विदेश में जन्मा। यानी कि जो कुछ इंग्लिश वर्ड, जिस तरह से आपने संस्कृत के जो शब्द थे उनको ज्यों का त्यों हमने हिंदी भाषा के बोलचाल में प्रयोग किया, इसी तरह से कुछ विदेशी शब्द हैं जिनको
कि हमने ज्यों का त्यों अपना लिया है, उन्हें कहा जाता है विदेशज। जैसे चश्मा, रिक्शा, रेडियो, मुर्गा, ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट आदि इस तरह के हजारों उदाहरण हैं। अब आता है आपका शंकर। शंकर का मतलब क्या होता है? शंकर मतलब होता है कि किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बनना, है ना। वे शब्द जिनका निर्माण दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर हुआ है, वो क्या कहलाएंगे? आपके शंकर शब्द कहलाएंगे। जैसे रेल प्लस गाड़ी। आपका रेल क्या है? एक विदेशी शब्द है या अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी, इन दोनों अलग अलग भाषाओं के मिलने से जिस शब्द का निर्माण हुआ है उसे शंकर कहा जाता है ना। जैसे रेल प्लस गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी। श्रृंगार प्लस दान, श्रृंगार दान। ऑपरेशन प्लस कक्ष, ऑपरेशन कक्ष। इस तरह से यह हमारे जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं, ये हमने देखे कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब हम कुछ तरीके देखेंगे कि जिनसे तत्सम से तद्भव बनाए जाते हैं, है ना। उन तरीकों को हम देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तत्सम के कुछ नियम, जैसे अणा। अणा जो है आपका, अगर तत्सम शब्द में रहेगा तो उसको जब हम तद्भव में परिवर्तित करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ना में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ऊर्ण। ऊर्ण में जो है आपका तत्सम है, और अगर इसका तद्भव अगर परिवर्तन करेंगे तो जो ना है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ना में परिवर्तित हो जाएगा। और जो रा की रेफ है ये क्या हो जाएगी? लोप हो जाएगी। इसी तरह कर्ण। कर्ण को तद्भव बनाएंगे तो ये जो रा की रेफ ये चेंज हो जाएगी या लोप हो जाएगा इसका, और अणा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ना में। तो कर्ण का क्या हो जाएगा? कान। कृष्ण का किशन। त्रिगुण का तिगुना। तृण का तिनका। और कुछ नियम देखते हैं जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनका क्या होता है? जब तत्सम से तद्भव में हम परिवर्तन करते हैं तो इनके अक्षरों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे छ, छ किस में परिवर्तित हो जाता है? खा में। त्रा किस में परिवर्तित हो जाता है? ता में। ज्ञा जा में, और श्रा शा में। इनके एक एक दो दो उदाहरण देखेंगे। जैसे अंग रक्षक। क्या लिखा है यहाँ पे? अंग रक्षक। तो जो आपका ये छा है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? खा में। तो क्या हो जाएगा? अंग रखा। क्षीर। क्षीर जो है इसका परिवर्तन छा का खा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? खीर। क्षेत्र। क्षेत्र का हो जाएगा खेत। अज्ञान का, अब जो आपका ज्ञा है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? जा में। अज्ञान का अनजान। अश्रु का आंसू। अक्षी का आँख। चरित्र का चरित। अक्षोट का अखरोट। और अब आता है आपका अर्धचंद्र बिंदु, जो कि तत्सम होता है। और जब इसका हम परिवर्तन तद्भव में करते हैं तो कुछ इस तरह से परिवर्तन होते हैं। जैसे ऊंचा। ऊंचा, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये आपका चंद्र बिंदु है। जब इसका तद्भव परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा उच्च, और ये चंद्र बिंदु हट जाएगा। कुंवर, कुमार। गेहूं, गोधूम। हंसी, हास्य। सांप, सर्प। दांत, दंत। अब रा का देखते हैं। जैसे अमृत, अनार्य, ग्रंथि, कृषक, प्रस्तर, सूर्य। ये जो शब्द होते हैं आपके क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अब वा का बा में परिवर्तन। जैसे वणिक। वणिक क्या हो गया? आपका तत्सम हो गया। और जब इसका तद्भव बनाएंगे तो जो अणा है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? वा किस में परिवर्तित हो जाएगा? बा में। तो वा का किस में हो जाएगा? बा। तो हो जाएगा बनिया। और अणा जो है आपका नाम में परिवर्तित हो गया। वन, बन। वर्षा, बरसात। वर यात्रा, बारात। वक, बगुला। वर्तिका। वर्तिका मतलब जो बत्ती या बाती जिसे हम बोलते वो होता है। नेक्स्ट है सा। सा सलजम या सा सकर वाले का
सा सर्वोत्तम में परिवर्तन। जैसे श्यामल, श्यामल का श्यामला, श्वशुर, शशुर, शुंड, सुड़, शाख, साग, सुख, सुआ। री का श्रृंगार, तो ये जो री है ये किसमें इस तरह से लिखा जाएगा, श्रृंगार। श्रावण, श्रावण। गृह, घर। कृतगृह, कचहरी। घृणा, घीन। श्रृंग, शींग। घृत, घी। नेक्स्ट है अपना सा षटकोण। ये जो सा षटकोण है इसका क्या होता है, या तो लोप हो जाता है या फिर सा सर्वोत्तम में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ओष्ठ, ओंठ, इसमें यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सा है आपका इसका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। कृषक, तो यहाँ पे जो ये आपका सा षटकोण है इसका सा सर्वोत्तम परिवर्तन होगा। किसान, काष्ठ, काठ। तो इस तरह से हमने देखे हमारे तत्सम से तद्भव बनाने के कुछ नियम है कि किस किस तरह से वह चेंज होते हैं। इस तरह हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये सभी शब्द हमने देखे। अब आता है आपका रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। किस किस के आधार पर, रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। इनके आधार पर हमारे शब्द होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इन तीनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे रूढ़, रूढ़ का मतलब ये होता है कि जिसके कि सार्थक खंड ना कर सकें, यानी कि उनके क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े तो होंगे लेकिन क्या होंगे, निरर्थक होंगे, जिनका कोई अर्थ ना निकलेगा। और अगर निरर्थक निकलेंगे, जिनका अर्थ ना निकला, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके रूढ़ कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिन, दिन के जब हम खंड करेंगे तो दी प्लस ना, ना तो यहाँ पे हमें दी समझ में आ रहा है और ना समझ में आ रहा है, यानी कि एक वर्ण का रूप ले लेते हैं जिसमें कि हमें क्या होता है, समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या रहेगा। और जब अर्थ पता नहीं तो हो जाएगा क्या, रूढ़। जैसे सागर, सागर में क्या रहेगा आपका, शा प्लस गर। चावल, चा प्लस वल। इस तरह से जो हैं आपके ये रूढ़ के हैं, है ना। एक एग्जाम्पल और, जैसे कि विद्या, वी प्लस ध्या। घर, घा प्लस रा। तो ये होते हैं आपके सभी रूढ़ शब्द। अब देखेंगे हम यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी रूढ़ शब्द से में प्रत्यय या उपसर्ग या अन्य रूढ़ शब्द के मिलने से बनता है। कहने का मतलब ये है कि या तो दो रूढ़ों के मेल से बन जाएगा, या फिर रूढ़ शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाने पर यौगिक शब्द का निर्माण होता है। और इनके क्या होते हैं, सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है नम्रता। नम्रता का जब हम सार्थक खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नम्र प्लस ता हो जाएगा आपका नम्रता। इसमें जो ता है आपका ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और नम्र क्या हो जाएगा आपका, रूढ़ हो जाएगा। राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति। यहाँ पर क्या है, राष्ट्र एक रूढ़ शब्द है और पति भी एक रूढ़ शब्द है। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक आपका रूढ़ शब्द है और आलय भी आपका रूढ़ शब्द है। कहने का मतलब ये है कि जो भी यौगिक होंगे वह या तो दो रूढ़ शब्दों से या उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से बनते हैं, लेकिन जो आपके रूढ़ शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, यह मूल शब्द ही होते हैं। और इनको जब खंड किया जाता है तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। इसके बाद आता है आपका योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं, इनके खंड भी यौगिक शब्द की तरह सार्थक होते हैं, यानी कि जब हम इनके खंड करेंगे तो ये भी क्या होंगे, सार्थक होंगे, लेकिन इनका क्या होगा, एक विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर अर्थात गणेश जी। अच्छा, कहने का मतलब ये है, रूढ़ का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, रूढ़ का मतलब होता है कि एक पेटेंट, यानी कि उसको अब इस नाम से जानेंगे,
लंबा पेट हाथी का भी होता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या गणेश जी के नाम से पेटेंट हो गया आपका कि लंबोदर भैया जी गणेश जी को ही बोलेंगे आप, है ना। तो हो जाएगा क्या, यानी कि जो रूढ़ का मतलब होता है पेटेंट हो गया भैया ये इसका नाम यही रहेगा, तो वो हो जाता है आपका योग रूढ़। और उसका विशेष अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, लंबोदर लंबा प्लस उदर अर्थात गणेश जी, दशानन दश प्लस आनन अर्थात रावण। और कुछ उदाहरण जैसे कि जैसे मैंने बोल दिया पंचमुखी, 5 हैं मुख अर्थात क्या हो जाएंगे आपके हनुमान जी। सहस्त्राक्षर है ना, सहस्त्र है आंखें जिनकी अर्थात इंद्र। इस तरह से हमारे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ इनके ऊपर हमने चर्चा की है। इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि एक एग्जाम्पल दे देंगे आपको, जैसे मान लिया है कि राष्ट्रपति दे दिया। अब राष्ट्रपति में सीधा आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यह रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि अगर इसके सार्थक खंड हो जाते हैं तो आपका यौगिक होगा और नहीं हुए तो रूढ़, और अगर कोई विशेष अर्थ निकल रहा है तो वो हो जाएगा आपका योग रूढ़। तो ये हमारे रचना, व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर शब्द समाप्त हुए। इनके प्रकारों को भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कभी पूछ लेते कौन कौन से, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। और कभी उत्पत्ति के आधार पर पूछ लेते हैं, इतिहास या स्रोत के आधार पर, तो यह 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूरे जितने भी हमारे शब्द थे उन सभी को देख लिया है। इसके अलावा कुछ शब्द और हैं हमारे, कौन कौन से हैं, जो एकार्थी, अनेकार्थी ये होते हैं। तो इनको हम अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा बेटर समझने के लिए इनके एग्जाम्पल के द्वारा समझना पड़ेगा, क्योंकि हजारों उदाहरण हैं इनके। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर जो हैं, इनको भी क्या है एक एग्जाम्पल या इनके बहुत से उदाहरणों के साथ हम मिलेंगे आपसे और उन पर चर्चा करेंगे। इनको जितना पढ़ेंगे उतनी ही फिनिशिंग इसमें आएगी, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। सिर्फ हाँ ये है कि जैसे कि कुछ शब्द होते हैं कि उनको इस तत्सम से तद्भव में किस तरह से बदला जाता है, ये होता है। लेकिन जैसे आपके पर्याय हो गए, आपके विलोम हो गए, एकार्थी हो गए, अनेकार्थी हो गए, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वह उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग देगा। तो हमारे जितने भी शब्द थे, आज शब्द की क्लास पूरी समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।